प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट कॉस्टिंग बेसिक के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें हम वर्क्स ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को की राशि ज्ञात करेंगे। कई क्वेश्चंस में तो वो दी होगी, कई क्वेश्चंस में हमें प्रतिशत दी होगी उनको चार्ज करने की, उनको लगाने की। तो वो क्या होती है हम उस पर डिस्कस करते हैं पहले इस पॉइंट में। जैसा कि आपको बताया गया है, ऊपरों के अवशोषण की दरों का प्रयोग करना, टू यूज रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ ओवरहेड। तो ऊपरियों के अंतर्गत आपको मैंने अभी भी बताया, कारखाना, प्रशासनिक और विक्रय और वितरण व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण, मतलब कारखाना उपरिव्यय ना प्रत्यक्ष श्रम पर लगाए जाते हैं। इसी तरह से जो प्रशासनिक उपरिव्यय होते हैं वो कारखाना लागत पर लगाए जाते हैं, कारखाना लागत के प्रतिशत के रूप में लगाए जाते हैं। और विक्रय और जो वितरण व्यय होते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, वो भी कारखाना लागत पर या कॉस्ट ऑफ सेल, विक्रय लागत के आधार पर लगाए जाते हैं। इन प्रतिशतों का परिकलन पिछली अवधि के लागत समूहों के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमें एक बेस दिया होगा, किसी पिछली अवधि का, पिछले साल का हमें कॉस्ट डाटा दिया होगा कोई वस्तु बनाने का, और उसमें जो कारखाना ऊपरी में लगे होंगे उनका लेबर से परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरह से जो प्रशासनिक ऊपरी में लगे होंगे उनका वर्क कॉस्ट पर परसेंटेज लगा लेंगे, निकाल लेंगे। और विक्रय और वितरण व्ययों का भी या तो कारखाना लागत पर या कॉस्ट ऑफ सेल पर प्रतिशत निकाल लेंगे। और वही प्रतिशतों को बेस लेकर जो आगामी अवधि में हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, उत्पादन करेंगे, जिसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, अनुमानित कॉस्ट, वही परसेंटेज के प्रयोग के आधार पर हम कारखाना, प्रशासनिक और विक्रय और वितरण व्ययों को चार्ज करेंगे। तो जब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये सब समझ आ जाएगा। इसी तरह से अगला बिंदु आता है प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक की केवल मात्रा दिए जाने पर मूल्यांकन। तो डियर स्टूडेंट्स, कई क्वेश्चनों में हमें किसी क्वेश्चनों में हमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, लेकिन उनके मूल्य का प्रश्न में उल्लेख नहीं किया होगा। तो ऐसी स्थिति में उनके मूल्यों का निर्धारण करने के लिए जो हम वर्तमान में जो जितना प्रोडक्शन किया होगा उसकी जो कॉस्ट आ गई, उसी कॉस्ट के आधार पर हम जो हमें फिनिश गुड्स का प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक दिया होगा उसी उत्पादन प्रति इकाई उत्पादन लागत के आधार पर उनका मूल्यांकन करेंगे। इसी तरह से बहुत से क्वेश्चनों में हमें वर्क इन प्रोग्रेस, अर्धनिर्मित माल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसका मीनिंग बताया था, अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन करना होगा। तो अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन करने के लिए मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसका मूल्यांकन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जब उसका मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाए, और एक जब उसका मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया जाए। जब उसका मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाता है तो उसका समायोजन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने के बाद उसका वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक तो जोड़ देंगे और क्लोजिंग घटा देंगे। उसके बाद जो आएगा वो हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। कहने का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन जब मूल लागत पर किया जाता है तो आपको उसको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के बाद जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक को घटाना है। इसका समायोजन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। और यदि वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया जाता है तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद यहाँ पर हम उसका ओपनिंग तो जोड़ देंगे, क्लोजिंग घटा देंगे, तो वर्क कॉस्ट आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये मेरी बात समझ आएगी। अगला बिंदु है अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ स्क्रैप और वेस्टेज, अवशेष सामग्री अथवा क्षय का लेखा। सामग्री का वह भाग जो अंत में, निर्माण प्रक्रिया के अंत में अनुपयुक्त रह जाता है अथवा बच जाता है, उसे स्क्रैप या अवशेष कहते हैं। यदि अवशेष कच्ची सामग्री का है तो इसकी बिक्री से प्राप्त राशि से सामग्री की लागत कम कर दी जाएगी, ऊपर ही मटेरियल में ही घटा देंगे। और यदि अवशेष उत्पादन प्रक्रिया में होता है तो हम उसके विक्रय मूल्य में से कारखाना उपरिव्यय में से हम कम कर देंगे।
अर्थात कारखाना लागत करते समय, ज्ञात करते समय इसे घटा दिया जाएगा। इसके बाद दूषित माल पर अतिरिक्त व्यय का लेखा, अकाउंटिंग फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन डिफेक्टिव गुड्स। दोस्तों कई बार क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया में कुछ माल या कुछ इकाइयाँ प्रमापित स्तर के तुल्य नहीं होती, खराब हो जाती हैं, डिफेक्टिव हो जाती हैं, और ऐसी इकाइयाँ को या तो बेच दिया जाता है। अगर उसको वहीं बेच दिया जाता है तो प्राप्त विक्रय राशि से कारखाना लागत को कम कर दिया जाता है। परंतु यदि कई बार उन दूषित इकाइयों पर कुछ अतिरिक्त व्यय करके उनको अच्छी इकाइयों के बराबर बना दिया जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त व्ययों की राशि को कारखाना उपरियों में सम्मिलित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं उसको कारखाना उपरियों में सम्मिलित करना है, यह बात ध्यान रखना है। इसका भी एक क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और अंत में विक्रय मूल्य का निर्धारण। कभी कभी उत्पादक या निर्माता को अपनी उत्पादन और विक्रय संबंधी भावी योजना बनाते समय विक्रय मूल्य का अनुमान पहले से ही लगाना पड़ता है। ठीक है, विक्रय मूल्य निर्धारित करने के पूर्व गत वर्ष की उत्पादन लागत के विभिन्न तत्वों, सामग्री, श्रम, व्ययों में होने वाली भावी संभावित परिवर्तनों, बाजार की दिशाओं, वर्तमान और भावी राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बनाई जाती है। ठीक है, पिछली अवधि में कितना मटेरियल लगा था, कितना लेबर लगी थी, और आगामी वर्षों में मटेरियल की कीमतों में, लेबर की दरों में या अन्य व्ययों में होने वाले परिवर्तनों का समायोजन करके प्रमाप लागत मूल्य निर्धारित किया जाता है, और उस लागत मूल्य या विक्रय मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ को जोड़कर विक्रय मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। तो विक्रय मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, हमें एक बेस दिया होता है पिछली अवधि का, उस बेस से हम अनुमान लेंगे, उन अनुमानों के आधार पर हम जो आगामी अवधि में जो निर्माण किया जाएगा उसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करते समय भविष्य में सामग्री, लेबर और अन्य व्ययों में होने वाली वृद्धि या कमी का भी समायोजन करेंगे और एक कॉस्ट शीट बनाएंगे और उसमें निर्धारित प्रॉफिट जोड़कर हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो ये जो अलग अलग बिंदु हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में इनसे संबंधित ये सारे बिंदु मिलेंगे, हम सबका प्रयोग करेंगे, सबका डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगामी वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उन सबको बिंदुओं को वन बाय वन हम अप्लाई करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब ये बिंदु क्लियर हो जाएंगे।